नमस्कार, धन्यवाद जोगिंदर जी। अ, आपने भी और काफ़ी मित्रों ने और काफ़ी लोगों ने कई बार मुझसे या सुशील जी से पूछा है कि क्या आप इस डोमिसाइल बिल का स्वागत करते हैं? और ये डोमिसाइल बिल जो है इसके आने से जम्मू कश्मीर में एक नई बात शुरू हुई है। हिंदुस्तानियों को हक मिला है। और अभी जब पिछले दिनों नवीन चौधरी जो एक बिहार से आईएएस ऑफिसर हैं, वो वन ऑफ द फर्स्ट नॉन कश्मीरी थे जिनको डोमिसाइल मिला। तो उसको लेकर भी कहा कि देखिए आज भारतीयों को जम्मू कश्मीर में डोमिसाइल मिल रहा है, बराबर का हक मिल रहा है। तो ये तो है कि जो सरकार ने प्रोजेक्ट किया है। अब बात आती है कि क्या डोमिसाइल बिल सही में अच्छा है? क्या डोमिसाइल बिल में कुछ कमियां हैं? और सबसे बड़ा सवाल ये आता है, क्या ये एक कदम आगे है? डोमिसाइल बिल या डोमिसाइल नोटिफिकेशन, क्योंकि बिल तो है नहीं। डोमिसाइल नोटिफिकेशन या डोमिसाइल का कानून, क्या ये एक कदम आगे है? हम सब कश्मीर की हालत को जानते हैं। हम सब जम्मू कश्मीर की हालत को पहचानते हैं। पिछले 70 सालों से वहाँ क्या हो रहा है और पिछले 30 सालों से वहाँ क्या हो रहा है, उसको लेकर मुझे नहीं लगता किसी को कुछ बताने की ज़रूरत है, किसी को कुछ किसी चीज़ से परिचय कराने की ज़रूरत है। मगर ये जो डोमिसाइल नोटिफ़िकेशन आया है, इसको एक परिप्रेक्ष्य में देखना पड़ेगा, और वो परिप्रेक्ष्य है 370 और 35 ए। और 370 और 35 एक वो ऐसी धारा थी जो जम्मू कश्मीर स्टेट को अपने आप में एक भारत का राज्य होने के बावजूद भी अपने आप में एक देश का राज्य दर्जा देती थी। और अपना कानून, अपना संविधान, अपना निशान, अपना विधान और अपना प्रधान। तो ये एक प्राविधान था जो 370 था, और 370 के तहत ही एक और प्राविधान आता था 35 ए। 35 ए क्या करता था? वो ये भी डिसाइड करता था कि एक देश के अंदर जो दूसरा देश है, जिसे जम्मू कश्मीर कहते हैं, उस देश की नागरिकता किसको मिलेगी, कैसे मिलेगी। तो वो एक डुअल सिस्टम चल रहा था कि एक कश्मीरी होने के नाते मेरा तो पूरे हिंदुस्तान पे हक है, मगर हिंदुस्तानी का या भारतीय का जम्मू कश्मीर पे कोई हक नहीं है। तो ये एक बड़े डिस्क्रिमिनेटरी लॉज थे, दो अनुच्छेद डिस्क्रिमिनेटरी थे, जो 370 और 35 ए। अब 35 एक क्या कहता था? 370 तो चलिए, ये 35 एक क्या था? 35 एक डोमिसाइल डोमिसाइल लॉ था, जो डिफाइन करता था कि जम्मू कश्मीर के डोमिसाइल कौन हो सकते हैं, कौन हेरिडेटरी स्टेट सब्जेक्ट हो सकते हैं। अब आपने स्टेट सब्जेक्ट का नाम बदल के डोमिसाइल कर दिया है, तो डोमिसाइल सर्टिफिकेट ही। तो आपने कहा 14 मई 1954 से पहले जिसके पास भी स्टेट सब्जेक्ट है, वो ऑटोमेटिकली स्टेट सब्जेक्ट हो जाता है जम्मू कश्मीर का। और 1954 से 10 साल से जो लगातार रह रहा है जम्मू कश्मीर में, वो भी ऑटोमेटिकली स्टेट सब्जेक्ट हो जाता है, अगर उसने इस 10 साल में एक प्रॉपर्टी भी खरीदी है, लीगली प्रॉपर्टी खरीदी है। तो नॉन कश्मीरियों के लिए जो 44 के बाद आए हैं, दो कंडीशनें आई कि एक, आप 10 साल से लगातार रहने चाहिए। 1954 में पिछले 10 साल से, तो 1944 का कट ऑफ आया। और दूसरा, उसके साथ एक और क्लॉज डाल दिया गया कि आपने प्रॉपर्टी खरीदी होनी चाहिए। अगर आपने खरीदी है तब आप स्टेट सब्जेक्ट। ये प्रावधान था। अब काफी लोग पूछते हैं कि ये 44 की डेट क्यों आई, ये 47 की डेट क्यों नहीं थी, ये 45 की क्यों नहीं थी, ये 48 की क्यों थी, ये 44 की क्यों है? दो कारण थे। एक कारण था कि 1947 में जब भारत का विभाजन हुआ, तो वेस्ट पाकिस्तान से, जो पंजाब है या जो बलूच एरिया था या सिंध एरिया था, तो वहां से काफी पलायन हुआ हिंदू और सिख परिवारों का। और जो भी बॉर्डर स्टेट्स थे पाकिस्तान का, जब पाकिस्तान इंडिया का जब विभाजन हुआ, उसमें पंजाब आता था मुख्यतः, उसमें जम्मू कश्मीर आता था, उसमें दिल्ली आता था, हरियाणा आता था, क्योंकि हरियाणा तो पंजाब का प्रदेश था, हिमाचल पंजाब का प्रदेश था। तो लोग अपने भाग कर जब आए, जब उन्हें मारा गया और वो जब भाग के आए शरण लेने के लिए, शरणार्थी बनकर आए, तो इस देश के विभिन्न भागों में जाकर बसने लगे। तो उसमें से एक प्रोमिनेंट था जम्मू रीजन, क्योंकि पंजाब का बॉर्डर था। बिल्कुल सटीक सटा हुआ बॉर्डर है, आज भी लाहौर जम्मू से 60 किलोमीटर दूर है। तो ये कारण था कि आप वेस्ट पाकिस्तान की तकरीबन 5.5 लाख हिंदू और सिख परिवार जम्मू में आकर रहने लगे। अब अगर आप 47 का कट ऑफ रखते, तो आपको इन 5.5 लाख हिंदुओं को भी स्टेट सब्जेक्ट नागरिकता देनी पड़ती। तो एक मुस्लिम बहुल्य प्रदेश में
5.5 लाख हिंदुओं का नंबर एक सिग्निफिकेंट नंबर माना जाता था, तो इसलिए 45 का कट ऑफ नहीं दिया गया। अभी 44 का कट ऑफ क्यों आया? 46 भी हो सकता था, 45 भी हो सकता था। इसमें एक कारण ये था कि 45-46 में महाराजा हरि सिंह ने लार्ज नंबर ऑफ गोरखा सोल्जर्स बुलाए थे, जो पहले भी थे डोगरा आर्मी में, मगर उन्होंने उस समय कुछ अधिक बुलाए थे। उन्होंने उनको अपनी प्रोटेक्शन के लिए, स्टेट की प्रोटेक्शन के लिए गोरखा सोल्जर्स बुलाए थे और उनको स्टेट में एम्प्लॉयमेंट दी थी। तो अगर आप 45-46 की डेट देते तो आपको गोरखा सोल्जर्स को भी लेना पड़ता, तो आपने वो डेट भी नहीं दी। तो 44 की डेट क्यों आई? 1944 से के आसपास एक जिंगजैंग, जो आज चाइना का इलाका है, जिसे हम सब जानते हैं कि मुसलमानों के साथ चाइना जिंगजैंग में क्या कर रहा है, तो वहां से बिगर मुसलमान काफी तादाद में कश्मीर आए थे। और क्योंकि उस समय द्वितीय विश्व युद्ध चल रहा था, जापान का काफी कब्जा था चाइना पे, तो हालात ऐसे थे कि जो ये बिगर मुसलमान थे ये वापस नहीं जा पा रहे, और वापस नहीं गए क्योंकि फिर 45 में वॉर, 45 सितंबर के आसपास, अक्टूबर नवंबर के आसपास जापान ने सरेंडर कर लिया। और फिर तब तक कम्युनिस्टों ने अपना स्ट्रॉन्ग होल्ड बना लिया ये चाइना में। नेशनलिस्ट पार्टी और कोमितांग और कम्युनिस्टों का युद्ध चलता रहा, तो ये बिगर मुसलमान जो कश्मीर में थे ये वापस नहीं जा सकते। तो इनको अकोमोडेट करने के लिए 44 का कट ऑफ लाया गया कि 44 से पहले, तो 44 के पहले आए हुए थे तो उनका कट ऑफ दे दिया गया, गोरखाओं को हटा दिया गया, और वेस्ट पाकिस्तान से जो हिंदू और सिख परिवार आए थे उनको भी हटा दिया। इसके बाद तकरीबन 57 के आसपास जम्मू कश्मीर में सैनिटेशन वर्कर्स की स्ट्राइक हुई। जब सैनिटेशन वर्कर्स की स्ट्राइक हुई तो इन्होंने पंजाब से सैनिटेशन वर्कर्स, वाल्मीकि समाज के लोगों को बुलाया, उनको आश्वासन दिया कि हम आपको नौकरी देंगे। उनकी एक मेजर शर्त थी कि आप हमें स्टेट सब्जेक्ट भी देंगे, और इन्हें वादा कर दिया गया कि उन्हें स्टेट सब्जेक्ट दी जाएगी। और जब उन्हें बुलाया गया, उन्हें नौकरियां दी गई। नौकरी तभी दे सकते थे क्योंकि सरकार का कानून बड़ा क्लियर था, स्टेट सब्जेक्ट होना चाहिए, तो स्टेट सब्जेक्ट उन्हें दिया गया। एक एसआरओ निकाला गया, रेगुलेटरी ऑर्डर था, स्टैट्यूटरी रेगुलेटरी ऑर्डर निकाला गया, उन्हें स्टेट सब्जेक्ट का प्रावधान दिया गया। मगर उनके साथ भी छल किया गया और स्टेट सब्जेक्ट में साफ साफ लिख दिया गया कि ये तभी वैलिड है अगर आप सैनिटेशन वर्कर का काम करते हैं। अगर आप कोई और काम करते हैं तो आपके लिए ये वैलिड नहीं है। अगर सरकार को फिक्र थी कि हमने बुलाया और ये सैनिटेशन के काम के लिए बुलाया और कुछ और छोड़ ना करने बैठ जाए, तो उसमें 5 साल का क्लॉज देते थे, 10 साल का क्लॉज दे देते कि 10 साल तक आपको ये काम करना ही करना है। मगर नहीं, आपने परमानेंट कर दिया। तो उनके बच्चे भी 370 और 35A के धारा के तहत अगर उन्हें स्टेट से कोई बेनिफिट चाहिए था तो उन्हें सैनिटेशन का ही काम करना था, उसके अलावा उन्हें कोई बेनिफिट नहीं मिलता। तो ये ऐसे प्रोविजन थे। और इसके अलावा औरतों के साथ अगर आप स्टेट से बाहर शादी करते हैं तो उनके साथ अन्याय, तो काफी ऐसे प्रोविजन थे जो डिस्क्रिमिनेटरी थे कुछ कम्युनिटीज के लिए, महिला समाज के लिए। तो ये बड़ा क्लियर प्रयास था कि जम्मू कश्मीर स्टेट को एक एक देश बनाया जाए। एक ऐसा प्रयास किया जाए कि मुसलमानों के अलावा, खासकर कश्मीरी सुन्नी मुसलमानों के अलावा और किसी की आवाज ना हो, किसी का वर्चस्व ना हो, और किसी की ना चले। एक मोनोपोली, एक हेजेमनी बनाई रखी गई, और ये चलता रहा। अब इनका बस चलता तो ये शायद कश्मीरी हिंदुओं को और जो डोगरा जम्मू से डोगरा हिंदू हैं उनको भी स्टेट सब्जेक्ट ना देते, मगर क्योंकि वो मूल निवासी थे तो उनसे वो हो ना सका। और महाराजा की आड़ लेकर अगर आप कर रहे थे तो महाराजा के सब्जेक्ट्स को ही आप कैसे वंशजों को कैसे बाहर निकाल देते, तो उस कारण उन्हें रखा गया। अब जब ये 370 और 35 की धाराएं दी गई जम्मू कश्मीर को, खासकर 370 की धारा जब दी गई और उसमें तकरीबन सभी कांग्रेस लीडर्स का उसमें सहमति थी। आज हम इतिहास को कुछ भी पलट के कह लें, मगर उसमें सहमति तो सभी कांग्रेस लीडर्स की थी। तो मुझे नहीं लगता उसमें पटेल जी और नेहरू जी ने भी सोचा होगा कि ये एक ऐसा जहर बो रहे हैं हम, ये ऐसा जहर का मिश्रण कर रहे हैं हम 370 और 35 से, जो आगे जाकर हिंदुस्तान में ही पाकिस्तान क्रिएट करेगा। और वही हुआ। इतना खतरनाक जहर बना वो कि हर समुदाय के साथ तुष्टीकरण होने लगा, स्टेट में इस्लामिक लॉ चलने लगा, और कश्मीरी सुन्नी मुसलमानों की राजनीतिक पकड़ और अफसरशाही पकड़ और मजबूत होने लगी। और उन्होंने इंश्योर किया कि हम
किसी और समुदाय के साथ कोई न्याय नहीं करेंगे। तो अगर आप जे.एन.के का आज की डेट में पॉपुलेशन मिक्स देखें तो जम्मू कश्मीर में, लद्दाख की बात नहीं कर रहा हूँ, जम्मू कश्मीर जो आज केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर है, उसका मिक्स है तकरीबन 50-50 का मिक्स है। अब नया सेंसस क्या कहता है, हमारे हिसाब से तो जम्मू रीजन में ज्यादा पॉपुलेशन है, बट 2011 का सेंसस कश्मीर रीजन को ज्यादा पॉपुलेशन देता, तो 45, आप 52 और 58, 48% का मिक्स है पॉपुलेशन में। तकरीबन स्टेट गवर्नमेंट की 5 लाख नौकरियां हैं, तो अगर आप 50-50 का मिक्स लेके चलते हैं तो 2.5 लाख जम्मू रीजन के पास होनी चाहिए थी और 2.5 लाख कश्मीर रीजन के पास होनी चाहिए थी। मगर जम्मू रीजन के आसपास कुछ 1.25 लाख नौकरियां और 3,75,000 कश्मीर रीजन के पास है। ये डिस्क्रिमिनेशन चलता रहा, क्योंकि अगर आप जम्मू वालों को नौकरी देंगे तो उसमें हिंदुओं को नौकरी लगेगी। स्टेट गवर्नमेंट में कश्मीरी पंडितों को नौकरी नहीं मिलती थी, चाहे आप मेरिट होल्डर हो, चाहे आप स्कॉलर हो, चाहे आपने सब कॉम्पिटिटिव एग्जाम पास कर रहे हो, उससे कोई लेना देना नहीं है। आप कश्मीरी मुसलमान, सुन्नी मुसलमान जब तक नहीं, तब तक आपको नौकरी नहीं मिलेगी। यही यही इशू प्रोफेशनल कॉलेजेस में था। मुझे याद है जो मेरे सीनियर्स होते थे, तब तो मैं बच्चा था जब श्रीनगर से पलायन हुआ, मगर जो मेरे सीनियर्स होते थे, हम हर दिन सुनते थे ये कोर्ट में गया है आज रिट लेकर। तो मुझे याद है हमारे एक पड़ोसी थे संजय कौल, स्टेट के टॉपर थे, नंबर 1 आए थे, और उन्हें आरईसी श्रीनगर में एडमिशन नहीं मिला। वो फिर कोर्ट गए, कोर्ट से ऑर्डर लेके आए, मगर तब तक उन्हें बिट्स पिलानी में एडमिशन मिल चुका था, तो वो बिट्स पिलानी चले गए। तो एक स्टेट टॉपर को भी आप एडमिशन नहीं देते थे क्योंकि वो हिंदू था। तो ये चलता रहा और भारत सरकार ने भी इस पे आंख बंद करके रखी। तो आप ऐसा कह सकते हैं कि जम्मू कश्मीर में जब तक 370 और 35A था, आपने 3500 को ऐसा बनाया हुआ था कि कश्मीरी सुन्नी मुसलमान अपने आप में खलीफा था, कैलिफ था। अन्य मुसलमान थे वो सामान्य नागरिक थे, और सिख, हिंदू, ईसाई और अन्य समुदाय वो धिम्मी थे, वो सेकंड क्लास सिटीजन थे और उनको वैसे ही ट्रीट किया जाता था। तो ये आपने एक ऐसा जहर बोया था 35A के जरिए कि जिसमें आपने एक कम्युनिटी को, एक धर्म को ऐसी मोनोपोली दे दी थी कि वो बाकी धर्मों को, बाकी कम्युनिटी को एक्सप्लॉइट करे। अब ये जो माइंडसेट ऑफ एक्सप्लॉइटेशन था, ये ओवर द इयर्स क्या हुआ कि ये माइंडसेट एक्सप्लॉइटेशन से कई कदम आगे चला गया। ये चला गया अपने आप को एक नया स्टेट क्रिएट करने में, एक नेशन स्टेट करने में, एक शरिया बेस्ड स्टेट क्रिएट करने में। तो बात हुई आज़ादी की, बात हुई इस्लामिक शरिया की, बात हुई निज़ाम मुस्तफ़ा की। तो ये सब चलता रहा, और इसमें सबसे बड़े जो रोड़ा था वो थे कश्मीरी हिंदू जो कश्मीर में रहते थे। आप सबने शायद नाम सुना होगा, एक कुख्यात आतंकवादी हैं, अभी भी हैं, जिंदा हैं। उनका नाम है हाशिम कुरैशी। हाशिम कुरैशी ने 1971 जनवरी में इंडियन एयरलाइंस का एक प्लेन हाईजैक करा था। हाशिम कुरैशी जेकेएलएफ के बड़े उग्रवादी थे। उन्होंने 71 में गंगा नाम का एक प्लेन हाईजैक करा 1971 में, उसे लाहौर ले गए। लाहौर में उस प्लेन का वेलकम और हाशिम कुरैशी का वेलकम तब के तत्कालीन विदेश मंत्री, पाकिस्तान के विदेश मंत्री जुल्फिकार अली भुट्टो ने किया। भुट्टो ने उनको गले लगाया। उस समय पाकिस्तान में मकबूल भट्ट जो है जेकेएलएफ के बड़े दूसरे बड़े आतंकवादी थे, अमानुल्लाह खान के बाद उन्होंने उनको वेलकम किया, और और प्लेन को जला दिया गया, और जो हिंदुस्तानी इसमें जो पैसेंजर्स थे उनको वापस हिंदुस्तान भेज दिया गया। 2000 में और ये 2000 में सरकार एनडीए की थी, कांग्रेस की नहीं थी। 2000 में हाशिम कुरैशी ने भारत वापस आने का इच्छा जताई, और हाशिम कुरैशी वापस हिंदुस्तान आए। उन पे केस चले, उस पे उनके वकील केटीएस तुलसी थे, डबल जेपर्टी के केसेस चलते रहे, अभी तक कन्विक्ट नहीं हुए हैं। हाईजैकिंग को लेकर, कॉन्स्पिरेसी अगेंस्ट नेशन सेडिशन को लेकर केस आज भी चल रहे हैं। और हाशिम कुरैशी इस समय रहते हैं श्रीनगर में, एक एरिया है जिसे निशात कहते हैं। श्रीनगर का वन ऑफ द मोस्ट एक्सपेंसिव एरियाज है। तकरीबन 1 एकड़ पे उनका घर है। सरकार की प्रॉपर सिक्योरिटी मिली हुई है। मुझे लगता है जेड क्लास सिक्योरिटी है उनके पास श्रीनगर में। और तो वो मेरे एक मित्र को एक उद्घोष्टि में मिले थे, और उन्होंने कहा उनको कि आप जानते हैं कश्मीरी पंडितों को क्यों टारगेट किया गया 90 में?
तो उन्होंने बोला नहीं, उन्होंने बोला देखिए ऐसा है 1969 के आसपास कश्मीर में एक लड़की थी परमेश्वरी। उससे जैसे आजकल पाकिस्तान में हिंदू लड़कियों को उठाकर ले जाते हैं और जबरन उन्हें कन्वर्ट करके उनकी शादी कर दी जाती है, वही वही किस्सा 69 में कश्मीर में हुआ। परमेश्वरी को किडनैप कर लिया गया, उसको जबरदस्ती कन्वर्ट किया गया और उसकी जबरदस्ती शादी कर दी गई। उसके माँ-बाप को भी उस लड़की से मिलने नहीं दिया। स्टेट के तंत्र ने, शेख अब्दुल्ला उस समय मुख्यमंत्री थे, स्टेट के तंत्र ने पूरा प्रयास किया कि माँ-बाप लड़की से ना मिले। इसको लेकर कश्मीरी हिंदू में काफ़ी रोष हुआ, सड़कों पर आया गया, प्रोटेस्ट हुए, तकरीबन 12 दिन कश्मीर बंद रहा और सरकार ने इस रोष को तोड़ने के लिए, इस प्रोटेस्ट को तोड़ने के लिए काफ़ी हाई हैंडेड कदम उठाए, लोगों को उठाया गया, डिटेंशन में मारा गया, अनक्लेम्ड एनकाउंटर्स हुए, कस्टोडियल डेथ्स हुई और काफ़ी कुछ हुआ और सरकार ने ये प्रोटेस्ट सक्सेस तोड़ लिया। काफ़ी दिनों के बाद ये प्रोटेस्ट तोड़ दिया। तो हाशिम कुरैशी ने कहा कि अगर आप 69 में वो हरकत ना करते, पर अगर आप चुपचाप एक धिम्मी की तरह चुपचाप बैठे रहते और अपनी एक बेटी को जबरन जैसे किडनैप किया गया, तो उसको उसके बचाव में अगर आप सड़कों पर नहीं आते, तो शायद 1990 में जो आपके साथ हुआ वो नहीं होता। क्यों नहीं होता? क्योंकि पाकिस्तान को, जम्मू कश्मीर लिबरेशन फ्रंट को और जो अलगाववादी नेता थे, उनको ये डर था कि आपका 15 साल पहले देखा रूप था उन्होंने कि अगर आपके धर्म पे, आपके देश पे कुछ अटैक होगा, तो आप ज़रूर उसका विरोध करोगे। तो ये डिसाइड किया गया, सबसे पहले जिनसे डर है, जो इस आतंकवाद का, जो शरिया का, जो इस पूरे मूवमेंट का प्रोटेस्ट करेंगे, उनका जाति संहार किया जाए और ऐसे किया जाए कि या तो वो मर जाएँ या छोड़ के भाग जाएँ। और वही हुआ। तो सबसे पहले जो आपकी किलिंग हुई, 300 किलिंग हुई या कितनी औरतों के साथ बदसलूकी हुई, वो सब कश्मीरी पंडितों की इसलिए हुई क्योंकि प्रयास ये था कि या तो अगर आप लड़ते भी हैं तो आप मारे जाएँ या आप डर के बैठ जाएँ या आप छोड़कर भाग जाएँ। और ये आप 1969 में आपने जो गलती करी, उन्होंने कहा जो आपने गलती करी कि आपने अपनी बेटी के लिए लड़ाई लड़ी, वो आपकी गलती थी। नहीं तो आप कश्मीर में तो ये एक मानसिकता की बात थी। तो उसके बाद पलायन हुआ और उसके बाद क्या-क्या हुआ सबको पता है। मगर कश्मीरी हिंदुओं ने या जो डोगरा हैं जम्मू के, उन्होंने हमेशा कहा और ये आज से नहीं, ये बात चलती आ रही है 1950 से। प्रजा परिषद का भी यही डिमांड था जब प्रजा परिषद के कहने पे श्यामा प्रसाद मुखर्जी जम्मू कश्मीर आए 1953 में, तब कश्मीर में एक परमिट सिस्टम होता था कि आप परमिट लेकर ही जम्मू कश्मीर में घुस सकते हैं, आप नॉर्मली नहीं घुस सकते, आपको परमिट चाहिए जो डीसी से मिलता है। तो वो आए, उन्होंने परमिट को वायलेट किया, उन्हें अरेस्ट किया गया और उनकी हत्या हो गई, सबको मालूम है और परमिट सिस्टम उसका हटाया गया। तो ये डिमांड प्रजा परिषद की या कश्मीर हिंदुओं की बहुत सालों से थी कि 370 हटाया जाए, 35 से हटाया जाए। इसको लेकर काफ़ी मिथ्याएँ भी फैलाई जाती हैं कि कश्मीरी पंडितों ने 370 की माँग करी थी, 35 की माँग करी थी, वही चाहते थे कि कश्मीर में सब कश्मीरी रहें। देखिए 2 कारण हैं इसके, एक तो ये झूठ है और अगर ये सच भी है, तो भी ये पहला ये था कि महाराजा प्रताप सिंह पे ब्रिटिशर्स का काफ़ी कंट्रोल था। महाराजा प्रताप सिंह ब्रिटिशर्स के कंट्रोल में नहीं आते थे। महाराजा प्रताप सिंह, उनको चाहिए थे अफ़गानिस्तान कंट्रोल करने के लिए, उनको चाहिए थे पाकिस्तान के नॉर्थ ईस्ट कंट्रोल करने के लिए और डिवाइड एंड रूल पॉलिसी चाहते थे, जो महाराजा प्रताप सिंह नहीं करते थे। इसी चक्कर में रहते-रहते उन्होंने महाराजा प्रताप सिंह और उसके बाद महाराजा हरी सिंह से गिलगित बाल्टिस्तान भी लीज़ पे ले लिया था। तो बड़ा ही स्ट्रॉन्ग इन्फ्लुएंस था ब्रिटिशर्स का। ब्रिटिशर्स कश्मीर में प्रॉपर्टीज खरीद रहे थे। गुलमर्ग में ऑलमोस्ट सारी प्रॉपर्टीज ब्रिटिशर्स के पास थी। पहलगाम में वही समस्या थी। तो इसको लेकर महाराजा हरि सिंह चिंतित थे, वो दूरदर्शी थे, वो चिंतित थे और उन्होंने उनको रोकने के लिए मूलतः उनको रोकने के लिए ये कानून लाया। इसी कारण कश्मीर में इस कानून आने के बाद ही हाउस बोट्स का प्रचलन शुरू हुआ क्योंकि फिर अंग्रेजों को इंटेलिजेंट कौम है, उनको सूझा कि अगर हम ज़मीन नहीं खरीद सकते, हाउस बोट लेकर तो खरीद ही सकते हैं और डल लेक में रह सकते हैं। तो ये हाउस बोट का कल्चर वहाँ से आया है कश्मीर में। इसके अलावा पंजाबी हिंदू खत्री काफ़ी संख्या में पंजाब से और बाकी प्रदेशों से आ रहे थे।
जम्मू कश्मीर में लोकलाइट्स को, हिंदुओं को खतरा लग रहा था अपने बिजनेस को लेकर, अपनी नौकरियों को लेकर, और ये डिमांड हुई थी, ये दूसरी बात है। मगर अगर आप देखें तो ये बात हो रही है 1927 की, 1927, 1930, 1931, जब भारत एक इंडिपेंडेंट देश नहीं था। जम्मू कश्मीर एक प्रिंसली स्टेट था जिसका महाराजा था, तो वो ब्रिटिश यूनियन का पार्ट था, बट अपने आप में एक प्रिंसली स्टेट था, अपने आप में पूर्णता एक सोवरेन नेशन था अंडर द सोवरेनिटी ऑफ ब्रिटिश एम्पायर, तो अपने आप में कॉमनवेल्थ का हिस्सा था, ब्रिटिश कॉमनवेल्थ का। तो उसको आज की डेट में एक भारत यूनियन से कंपेयर करना बहुत ही गलत बात है, क्योंकि 47 के बाद जब ऑल प्रिंसली स्टेट्स गॉट अमेलगेटेड विद इंडिया, तो आपका भारत का कॉन्सेप्ट ही बदल गया है। अब आप एक देश हैं, तब तक आप एक देश शायद नहीं थे। आप आप भारतवर्ष जरूर थे, मगर आप एक नेशन स्टेट पॉलिटिकल आइडियोलॉजी में नहीं थे। तो ये प्रजा परिषद ने इसका किया, और जब भी इसका किया तो देखिए 370 और 35A में जो कश्मीरी हिंदुओं के पास राइट्स थे, या डोगरों के पास राइट्स थे, या कश्मीरी मुसलमानों के पास राइट्स थे, वो इतने सिक्योर राइट्स थे, वो इतने प्रिविलेज राइट्स थे कि वो डोमिसाइल नोटिफिकेशन जो अभी आई है वो उसको उसके मुकाबले में नहीं है। इसके बावजूद कश्मीरी हिंदुओं ने, इसके बावजूद जम्मू के हिंदुओं ने इसके खिलाफ प्रोटेस्ट किया, क्योंकि उन्होंने कहा एक देश, एक विधान, एक संविधान, यही चलेगा, और कुछ नहीं। तो हमें, अगर हमारा हक पूरे समूचे भारत पर है, तो समूचे भारत का हक भी जम्मू कश्मीर पर होना चाहिए, और इस धारणा के साथ हमने हमेशा 370 और 35A को अपोज किया। अब आपने 5 अगस्त 2019 में एक ऐतिहासिक कदम ले लिया, एक ऐतिहासिक कदम, ऐसा ऐतिहासिक कदम लिया जिसे मैंने कितने सालों से टीवी डिबेट पे डिस्कस किया। रास्ता तो शायद मैंने भी यही बताया था, मतलब शायद मुझे भी उम्मीद नहीं थी कि ये सरकार कभी ये कदम लेगी, और एक ऐतिहासिक कदम लिया गया। और आपने स्टेट के 2 टुकड़े भी करे, 2 केंद्रीय शासित प्रदेश बनाए, एक जम्मू कश्मीर और एक लद्दाख। लद्दाख की भी पिछले 70 सालों से एक ही मांग थी, 370 हटाइए, 35 से हटाइए, और हमें केंद्रीय शासित प्रदेश बनाइए। कश्मीरी पंडितों की भी पिछले 32 साल से यही मांग है कि यूनियन टेरिटरी बनाइए, 370 हटाइए, 35 से हटाइए। डोगरों की भी यही मांग थी, यूनियन टेरिटरी बनाइए, जाकर प्रदेश भी रहना प्रदेश रहने दीजिए, मगर 370 हटाइए और 35 से हटाइए। तो ये डिमांड थी, और ये डिमांड अमित शाह जी ने और नरेंद्र मोदी सरकार ने पूरी करी, और उसके बाद हम सब खुश थे। और हम सब इसलिए खुश थे कि अब हमें लग रहा था कि अब जोगेंद्र जी का, भद्रेश जी का, अशोक जी का, हर किसी का हक कश्मीर में उतना ही होगा जितना मेरा एज अमित रैना है, या जितना मेरा एज अमित रैना अहमदाबाद में है, उतना ही हक भद्रेश जी का जम्मू कश्मीर में होगा। और यही सबने इसी बात को वेलकम किया, सबने इसी बात की तारीफ की। और अगस्त के बाद नवंबर आया, दिसंबर आया, जनवरी आया, फरवरी आया, मार्च आया। डोमिसाइल की बात किसी ने नहीं करी। मुझे तो याद नहीं है किसी कश्मीरी पंडित ऑर्गेनाइजेशन ने, किसी प्रोमिनेंट कश्मीरी पंडित ने, या किसी डोगरा प्रोमिनेंट ऑर्गेनाइजेशन ने, किसी प्रोमिनेंट डोगरा ने डोमिसाइल की बात करी। मुझे तो बिल्कुल याद नहीं। अगर आप किसी को याद हो तो बता सकते हैं। मुझे तो याद नहीं है, क्योंकि हमारी लिस्ट में ही नहीं था। हम तो खुश थे कि 370 हट गया, 35 से हट गया। आपने इस बीच में जम्मू कश्मीर के काफी पॉलिटिकल लीडर्स को डिटेंशन में डाला, और बिल्कुल सही किया, क्योंकि हालात अगर आपको सुधारने थे तो जो भी हालात बिगाड़ सकते थे आपने उनको डिटेंशन में रखा, हाउस अरेस्ट में रखा। और फिर आपने प्रोसेस शुरू किया उनको आइडेंटिफाई करने का, जो आपको पॉलिटिकल प्रोसेस रिवाइव करने में मदद कर सकते थे। क्या जल्दी थी मुझे नहीं पता, क्योंकि अगर आपने सरपंचों के इलेक्शन करे हैं, आपने पंचों के इलेक्शन करे हैं, तो उन्हीं लीडर्स को ग्रूम करिए। आपसे जम्मू कश्मीर में कोई इलेक्शन तो मांग नहीं रहा है, केंद्रीय शासित प्रदेश है, खुश है। आप एमपी का इलेक्शन कराइए, वो रिप्रेजेंटेटिव है, आपसे किसी ने इलेक्शन की मांग तो नहीं करी है। और सबको पता है कि जब तक डिलिमिटेशन नहीं होगा तब तक इलेक्शन का कोई फायदा है नहीं, क्योंकि वो सच्चे इलेक्शन नहीं होंगे। आपने पॉलिटिकल प्रोसेस रिवाइव करने के लिए कुछ लीडर्स को आइडेंटिफाई किया, जिसमें अल्ताफ बुखारी जैसे लीडर भी थे, जिसमें अंसारी जैसे लीडर भी थे, जो पीडीपी से एनसी में जिनकी दाल जो एम्बिशन रखते थे, बट जब तक पीडीपी में थे या एनसी में थे अपने एम्बिशन पूरे नहीं कर सकते थे। उनके साथ मिलकर आपने एक खिचड़ी वाली सरकार बनाई।
आपको लगा कि क्योंकि आपने इनकी खिचड़ी वाली सरकार बनाई है और आपने ऐसे लोग ढूंढ लिए हैं जो आपकी बात जम्मू कश्मीर में करेंगे, तो आपने अपनी पार्टी का गठन किया। जनवरी में और मार्च में अल्ताफ बुखारी कश्मीर से दिल्ली आते हैं, गृह मंत्री से मिलते हैं, 2-2 घंटे की मीटिंग चलती है। उस समय में जब देश में कोविड का पूरा प्रकोप चल रहा था, लॉकडाउन पे मूवमेंट थी, लोग एक दूसरे से मिलने के लिए तैयार नहीं थे, उस समय आप 2 घंटे देते हैं एक ऐसे लीडर को जिसके क्रेडेंशियल्स हमेशा डाउटफुल रहे हैं, और आपको लगता है कि वो लीडर आपकी बात कर रहा है, और आप उनके जानने के बाद कुछ दिनों के बाद एक डोमिसाइल नोटिफिकेशन निकालते हैं 31 मार्च 2020। क्या कहता है वो डोमिसाइल नोटिफिकेशन? डोमिसाइल नोटिफिकेशन कहता है कि जो कश्मीर में 15 साल से रह रहा है वो डोमिसाइल है, और जो डोमिसाइल है वो क्लास 4 जॉब के लिए उसके लिए रिजर्व है। तो जम्मू कश्मीर सरकार की या उनकी अंडर बॉडीज की जो भी जॉब जम्मू कश्मीर में निकलेंगी, क्लास 4 सिर्फ डोमिसाइल के लिए रिजर्व होगा। उसको लेकर हंगामा मचता, अल्ताफ बुखारी फिर आते हैं, फिर बातचीत होती है। उसके बाद यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ होम, भारतीय गृह मंत्रालय से एक और नोटिफिकेशन निकलती है, गैजेट नोटिफिकेशन है ये दोनों की दोनों, जो कहती है नहीं जी, अब सारी कैटेगरीज की जॉब J&K में, सरकारी कैटेगरीज की जॉब J&K में सिर्फ डोमिसाइल की रिजर्व होगी। तो इस नोटिफिकेशन के बाद भद्रे जी भी भूल जाएं उनको नौकरी मिल सकती है, संजय जी भी भूल जाएं, माइकल जी भी भूल जाएं, अशोक जी भी भूल जाएं कि आपको जम्मू कश्मीर में नौकरी, सरकारी नौकरी मिल सकती है। तो आपने एक स्टेप में ही, जहां पे आपको डोमिसाइल चेंज, जहां पे आपको चेंज करना है डेमोग्राफी, जहां पे आपको भारतीय लोगों को बसाना है, वहां पे आपने पहला कदम किया कि मैं आपको नौकरी के थ्रू तो नहीं बसने दूंगा, ये आप लिखवा के ले लीजिए। तो आपने वो ब्लॉक कर दिया, और उसके बाद उसी नोटिफिकेशन में एक और लाइन आती है जो कहती है, 31 मार्च की जो नोटिफिकेशन है वो कहती है, कश्मीरी पंडित जो विस्थापित हैं, अगर वो जम्मू कश्मीर सरकार में, जम्मू में जो रिलीफ कमिश्नर है, रिलीफ एंड रिहेबिलिटेशन कमिश्नर है, अगर आप उसके पास रजिस्टर्ड हैं तो आप डोमिसाइल के लिए एलिजिबल है, नहीं तो नहीं। तो यानी जब 1990 में पलायन हुआ तो जिस हिंदू परिवार को इस देश में जहां शरण मिली वो वहां पे चला गया। हमारा परिवार को चंडीगढ़ आके बसा, ज्यादातर जम्मू गए, दिल्ली गए, मगर पूरे भारत में लोग गए, जिसको जहां शरण मिला, जहां जिसको आराम लगा, जहां जिसको जो मदद मिली, लोग हिमाचल गए, धर्मशाला, शिमला, मंडी, पालमपुर, चंडीगढ़, पूना, बेंगलोर, अहमदाबाद, बड़ौदा, मुंबई, तो पूरे भारत, समूचे भारत में कश्मीरी हिंदू गए रहने के लिए, भागकर बसने के लिए, जिसको जहां शरण मिली। तो आपने क्या कहा, अगर आप जम्मू में नहीं है, जम्मू में रजिस्टर्ड नहीं है, तो आपको डोमिसाइल नहीं मिलेगा। तो उस दिन मैंने अपने डोमिसाइल की बात भूल गया था, मैंने कहा अब जाना पड़ेगा शायद कोर्ट, और कोर्ट से ऑर्डर लाने पड़ेंगे। उसके बाद मई के एंड, तो इसको लेकर काफी हंगामा हुआ, काफी हिंदू संगठनों ने, काफी भारतीय संगठनों ने काफी हंगामा किया। तो तकरीबन तकरीबन मई के आसपास, मई एंड के आसपास एक और नोटिफिकेशन आई जो जनरल एडमिनिस्ट्रेशन डिपार्टमेंट ने निकाला। जनरल एडमिनिस्ट्रेशन डिपार्टमेंट ने अब एक नोटिफिकेशन, पहली नोटिफिकेशन गैजेट नोटिफिकेशन है, अब जनरल एडमिनिस्ट्रेशन डिपार्टमेंट J&K गवर्नमेंट ने नोटिफिकेशन निकाली, जिसमें उन्होंने कहा कि जिस किसी के पास भी J&K की स्टेट सब्जेक्ट है वो ऑटोमेटिकली डोमिसाइल के लिए अप्लाई कर सकता है, उससे और किसी चीज की जरूरत नहीं है। अब बचे काफी लोग जिनके पास डोमिसाइल सर्टिफिकेट नहीं थी, पलायन के बाद खासकर जो हिंदू परिवार थे जिन्हें डोमिसाइल सर्टिफिकेट नहीं मिली थी, उनका क्या होगा? उसको लेकर एक और नोटिफिकेशन निकाली गई। अब ये नोटिफिकेशन जो है ये रिलीफ एंड रिहेबिलिटेशन डिपार्टमेंट निकालता है, ना जनरल एडमिनिस्ट्रेशन डिपार्टमेंट निकालता है, ना केंद्रीय गृह मंत्रालय निकालता है, ये निकालता है रिलीफ एंड रिहेबिलिटेशन डिपार्टमेंट। कहता है कश्मीरी विस्थापित जो बाकी प्रदेश में भी कहीं रह रहे हो और अगर रजिस्टर्ड हैं तो आप अप्लाई कर सकते हैं डोमिसाइल के लिए। अगर आपके दादा या पिताजी का 1952 में इलेक्शन रजिस्टर में नाम है तो आप अप्लाई कर सकते हैं। तो अगर मेरे पिताजी का नाम 1966 में, तो मैं अप्लाई नहीं कर सकता, वो 52 ही होना चाहिए। कंडीशन 52 की क्या थी खुदा जाने,
मगर कंडीशन 52 की डाली गई। और अगर 44 के बाद आप 90 तक या अभी तक दिखा सकते हैं कि आपने आपके आपके फादर या ग्रैंडफादर ने कभी कोई प्रॉपर्टी ओन करी थी, तो भी आप डोमिसाइल के लिए अप्लाई कर सकते हैं। अप्लाई कहाँ होना है? अप्लाई जम्मू में होना है। तो अगर आप बेंगलोर में भी रहते हैं तो आपको अप्लाई जम्मू में करना है। उसको लेकर भी हंगामा हुआ तो फिर ऑनलाइन फैसिलिटी दे दी गई। अ, अब बात करते हैं दूसरी कंडीशंस क्या थी। दूसरी कंडीशंस जो मैंने आपको पहले बताया कि आपको अगर जम्मू कश्मीर में ज़मीन खरीदनी है, प्रॉपर्टी खरीदनी है, नौकरी करनी है, तो आपको 15 साल रहना है। तो यानी अगर मेरे बच्चे को डिसाइड करना है कि उसे जम्मू कश्मीर में नौकरी करनी है, तो उसे 10 साल की उम्र में डिसाइड करना पड़ेगा कि वो कश्मीर में जाकर रहे, 15 साल रहे, तब उसे डोमिसाइल मिलेगी और तब वो एलिजिबल होगा जम्मू कश्मीर में नौकरी करने के लिए, नहीं तो नहीं है एलिजिबल। दूसरा प्रोविजन उन्होंने डाला जी, आप अगर सरकारी एम्प्लॉय हैं तो अगर आप 10 साल भी कंटिन्यूस सर्विस करते हैं जम्मू कश्मीर में, तो भी आप एलिजिबल है, आप डोमिसाइल बनते हैं और आपके बच्चे भी एलिजिबल हो जाते हैं। अब आप मुझे बताइए कौन सा सरकारी एम्प्लॉय एक जगह पे 10 साल के लिए पोस्टेड होता है, खासकर केंद्र पे नौकरी में, और खासकर उस स्टेट में जो अलगाववाद और उग्रवाद से में हो। तो एक सेपरेटिस्ट, एक टेररिस्ट इन्फेस्टेड स्टेट, एक अलगाववादी स्टेट में कौन 10 साल लगातार नौकरी करेगा? पैरामिलिट्री फोर्सेस की नहीं हो सकती, आर्मी की नहीं हो सकती, एक एक गवर्नमेंट एम्प्लॉय की भी नहीं हो सकती। तो मोटा-मोटा आपने उनको भी वंचित कर दिया। तो आप जाइए 2 साल की, 3 साल की आप नौकरी करते हैं टिपिकली, और आपकी ट्रांसफर हो जाती है 3 साल में। खींचते-खींचते 5 साल हो जाती है अगर आप थोड़ा सिफारिश लेके आते हैं। मगर जम्मू कश्मीर में मुझे नहीं लगता कि ऐसा कोई व्यक्ति होगा जो कश्मीर में जाकर सिफारिश लाता हो कि मुझे 5 साल रहने दें। वो तो शायद सिफारिश ढूँढता है कि मुझे 1 साल में ही निकाल लें यहाँ से। तो आपने वो सेक्शन भी वंचित कर दिया। अब तीसरा सेक्शन आता है पैरामिलिट्री फोर्सेस और आर्मी का। एक सरकार अगर चाहती थी कि वहाँ सैनिक कॉलोनी बने, अगर वो चाहती है कि वहाँ पे बाकी इस देश के बाकी नागरिक जाके इन्वेस्ट करें या नौकरी करें या रहें, उसके लिए आपने क्या इंसेंटिव दिया? कुछ नहीं, आपने उसके लिए रोड़े लगा लिए, आपने उसके लिए बैरियर्स बंद कर लिए। मगर आप कम से कम ये तो कह सकते थे कि अगर आप एक सर्विंग पैरामिलिट्री ऑफिसर हैं या आर्मी ऑफिसर हैं, अगर आप या आपके पेरेंट्स इस समय कश्मीर में पोस्टेड हैं और सर्विस कर रहे हैं, यू विल बी ट्रीटेड एज डोमिसाइल। एटलीस्ट ये तो कह सकते थे कि उस पीरियड के लिए हम आपको डोमिसाइल ट्रीट कर लेंगे जिस पीरियड में आप कश्मीर में पोस्टेड हैं, और उस पीरियड के लिए आपको डोमिसाइल ट्रीट किया जाएगा। ये तो किया जा सकता था। मुझे याद है 1995 में बाल ठाकरे ने कश्मीरी विस्थापितों के लिए कुछ सीटें रिजर्व करी महाराष्ट्र में। सरकार शिवसेना की आई थी, भारतीय जनता पार्टी शिवसेना की सरकार आई थी, और उसमें तक क्लॉज था कि अगर आप सिक्योरिटी आर्मी या पैरामिलिट्री फोर्सेस वाले हैं और कश्मीर में पोस्टेड हैं, आपको सेम अधिकार मिलता है जो कश्मीरी विस्थापित को अधिकार मिलता है, क्योंकि आप अपनी देश के लिए अपनी जान खतरे में कश्मीर में डाल रहे हैं। मगर इस सरकार ने यह भी नहीं किया, इस सरकार ने उनको कोई राइट नहीं दिया। अब आप मुझे बताइए, जो एक सैनिक कश्मीर में शहीद होता है, जो हंदवारा में कर्नल शहीद हुआ, हंदवारा में एक मेजर शहीद हुआ, परसों इनकाउंटर में सीआरपीएफ वाला शहीद हुआ, सोपोर में इनकाउंटर में सीआरपीएफ वाला शहीद हुआ, उसका हक मुझसे बड़ा नहीं है कश्मीर पे। उसके बच्चों का हक मुझसे बड़ा नहीं है कश्मीर में, उसका हक आपसे बड़ा नहीं है कश्मीर में, उसका हक हम सबसे मिलकर बड़ा है कश्मीर में, क्योंकि वो इस देश की अखंडता के लिए, वो इस कश्मीर के लिए, कश्मीर के लोगों के लिए, इस देश के लोगों के लिए अपनी जान दे रहा है। आपने उसको भी हक नहीं दिया कि जो कम से कम वीर गति को प्राप्त होता है जम्मू कश्मीर में, उसको डोमिसाइल दें, आपने उसको भी डोमिसाइल नहीं दिया। तो आपने जो आपसे डोमिसाइल की किसी ने मांग नहीं करी, आपने जाके एक डोमिसाइल बना दिया। उसके बाद आपने दुनिया में वाहवाही करने के लिए मीडिया को बोला, देखिए जी हमने गोरखाओं को भी हक दे दिया, देखिए जी हमने औरतों को भी हक दे दिया, देखिए जी हमने वाल्मीकि समाज को भी हक दे दिया। अरे भाई साहब, उसके लिए डोमिसाइल लाने की जरूरत ही नहीं थी। अगर आप 35A को स्क्रैप करके कोई डोमिसाइल लॉ ही नहीं लाते, तो उन सिर्फ उसी समुदाय को नहीं, पूरे भारत को हक मिलता। आज आपने सिर्फ इस वर्ग को या 2-3 समुदाय को हक दिया, मगर आपने शेष भारत का हक उनसे छीन लिया है। आप अगर आपको उनको हक ही देना था तो 35 से हटाने की जरूरत ही नहीं थी, आप उसी में ऑर्डर निकाल लेते कि 44 की जगह कट ऑफ 54 है, 57 है, 67 है, 87 है, औरतों को और मर्दों का सेम अधिकार है। वाल्मीकि समाज के जो स्टेट सब्जेक्ट में कंडीशन आती है
वैलिड ओनली इफ एम्प्लॉयड एज सैनिटेशन वर्कर, डिलीट हो जाती, और औरतों की कंडीशन में भी डिलीट हो जाती। इसके लिए तो गवर्नमेंट ऑर्डर की जरूरत थी, उसमें तो और कुछ करना भी नहीं था। आज आपने 35 से हटाकर डोमिसाइल नोटिफिकेशन लाया, किया आपने वही काम जो गवर्नमेंट नोटिफिकेशन से हो सकता था, एक एग्जीक्यूटिव ऑर्डर से हो सकता था, और आपने उसको एक विक्ट्री बना दिया। आपने औरतों, जम्मू कश्मीर की औरतों को हक दिया, वाल्मीकि समाज को हक दिया जम्मू कश्मीर के, मगर देश के वाल्मीकि समाज का हक छीन लिया, देश के हिंदुओं का हक छीन लिया, देश की औरतों का हक छीन लिया, देश के हर वर्ग का हक छीन लिया जो कश्मीर में उसका था। तो ये एक, जो ये 370 और 35 से जो आपने गेन किए थे, वो आज आप क्यों लूज करना चाहते हो मुझे नहीं पता, क्योंकि आज आपने इंश्योर कर लिया कि कश्मीरी सुन्नी मुसलमान की मोनोपोली और हेजेमनी बनी रहे। अब काफी डिबेट में मेरे साथ काफी कश्मीरी लोग आते हैं, काफी अलगाववादी लोग आते हैं, और वो चिल्ला चिल्ला कर डोमिसाइल बिल की त्रुटियां निकालते हैं, उसको गालियां देते हैं, कहते हैं ये जुल्म है हम पर। और भाजपा के प्रवक्ता कहते हैं देखिए देखिए ये हमारा जो प्रयास है, इस प्रयास को लेकर ये कैसी हलबड़ी मची हुई है। भाई साहब, अगर कश्मीरी मुसलमानों को इस डोमिसाइल बिल से कोई तकलीफ होती तो कोर्ट में होते। सुप्रीम कोर्ट में एक पिटीशन नहीं है कश्मीरी मुसलमानों की डोमिसाइल बिल को लेकर। जम्मू कश्मीर हाई कोर्ट में एक पिटीशन नहीं है डोमिसाइल बिल को लेकर। अगर उनको इतनी तकलीफ थी कि ये डोमिसाइल बिल वायलेशन है उनके राइट का, तो कोर्ट में क्यों नहीं है वो? 370 को लेकर तो कोर्ट में थे वो, 35C को लेकर तो कोर्ट में थे वो, तो डोमिसाइल बिल को लेकर क्यों नहीं था? तो आपने एक सेगमेंट क्रिएट कर दिया, आप उससे बुलवा लीजिए, देखिए हमारे साथ गलत हुआ, हिंदुओं के साथ सही हुआ। अगर उनके साथ गलत हुआ होता तो वो कोर्ट में होते। इस समय सुप्रीम कोर्ट और जम्मू कश्मीर हाई कोर्ट में कश्मीर से सिर्फ एक ही संगठन की पिटीशन है, एक ही संगठन का केवियट है, वो हमारा है, रूट्स इन कश्मीर का केवियट है। केवियट दो कारणों से फाइल किया गया कि एक, जब भी कोई स्टे लेने आए तो हम कोर्ट में जाकर अपना पक्ष रखें कि ये डोमिसाइल एक्ट कैसे जरूरत नहीं है जम्मू कश्मीर को, ये क्या करता है। और दूसरा, जो भी आज लिमिटेड राइट्स मिले हैं हिंदुओं को, जो आपने रिलीफ एंड रिहैबिलिटेशन से निकाले हैं लिमिटेड राइट्स, वो बड़ा इंटरेस्टिंग है। वो राइट कहते हैं कि सिर्फ एक ही साल के लिए वो वैलिड है, तो कश्मीरी मुसलमान 50 साल तक डोमिसाइल ले सकता है, मगर कश्मीरी हिंदू को अगर डोमिसाइल लेना है तो अगले मई तक ही लेना, उसके बाद नहीं मिलने वाला उसको। ये कारण क्या है कि एक साल के बाद मैं कश्मीरी नहीं रहता क्या, एक साल के बाद मेरे बच्चे कश्मीरी नहीं रहते क्या, मुझे नहीं मालूम, मगर ये रूल है। एक ही पेटिशन है आज के डेट में, एक ही हिंदू संगठन की पेटिशन है, रूट्स इन कश्मीर की पेटिशन है, जो हिंदू हक का संरक्षण करने के लिए डाली गई है। इसके अलावा और किसी की कोई पेटिशन नहीं है। तो ये जो मिथ्या फैलाई जा रही है कि ये एक वेलकम स्टेप है, ये एक वेलकम स्टेप नहीं है, एक रिग्रेसिव स्टेप है। हमारी मांग है कि जो भी कानून हिंदुस्तानियों का, भारतीयों का हक कश्मीर पे लिमिट करे या उनको उन हक से वंचित करे, वो कानून हमें वेलकम नहीं है। जम्मू कश्मीर और शेष भारत में एक ही कानून होना चाहिए और एक ही संविधान होना चाहिए। धन्यवाद। अगर आपका कोई सवाल है तो प्लीज पूछिए। Hi, Amit ji. This is Kapil this side. I had actually texted one question there. It is regarding I will this. just have a look. Okay, tell me, you can ask the question so that everyone knows. Yeah. It is regarding that the same domicile thing. They are asking you to first create this, fill the form for creating the citizenship. So, but there is no provision for people, like everybody is right now outside J&K. So they are asking to specify the current and the permanent address of J&K only. It doesn't allow to specify the current address of outside J&K. वो पहले आपको एक सिटीजन पोर्टल करके है जम्मू कश्मीर का, उसमें आपको रजिस्टर करना है। उस रजिस्ट्रेशन के बाद फिर आपको डोमिसाइल के लिए अप्लाई करना है। अब वो सिटीजन पोर्टल ऐसा है कि जब मैंने सिटीजनशिप के लिए रजिस्टर किया तो उसमें आधार का ऑप्शन था। अगले दिन मैं अपनी वाइफ के लिए अप्लाई करने के लिए उस पोर्टल पे गया तो उसमें आधार का ऑप्शन नहीं था। तो अगर आज मेरी प्रॉपर्टी पे कब्जा हो चुका है या बिक चुकी है, मेरे पास जम्मू कश्मीर में प्रॉपर्टी नहीं है, तो आज आपने वो क्लॉजेस डाल रखे हैं कि मैं अपने आप को रजिस्टर ही नहीं कर सकता, और अगर जब मैं अपने आप को रजिस्टर ही नहीं कर सकता तो मैं डोमिसाइल के लिए अप्लाई नहीं कर सकता। मगर इसको लेकर काफी हंगामा हुआ है। मुझे जहां तक पता है ये अदर पहले रखा गया था, पहले दिन अदर था, उसके बाद हटा दिया गया, तो उसके बाद शायद वापस आ गया है।
मगर बात वही है कि आप चाहते ही क्यों है कि कोई रजिस्टर करे? आप Yes. कहिए भाई, everyone has equal right. And why there is a need to create a duplicity of work if there is a JNK? If you are hell bent on creating a domicile, if someone already has a JNK state subject, it should be treated as deemed as domicile certificate. आप 50 लाख पेपरों को क्यों प्रिंट दोबारा करना चाहते हैं? तो मुझे नहीं पता ये ब्यूरोक्रेटिक सेटअप का कारण क्या रहा है, बट डोमिसाइल लॉ की जरूरत ही नहीं है आपको। अगर अगर मैं कश्मीरी पंडित हूँ, मैं कई बार सोचता हूँ कि अगर जब हमारा पलायन हुआ 1990 में, तो मैंने जैसे कहा कि हम चंडीगढ़ आए, लोग अहमदाबाद गए, लोग बेंगलोर गए, लोग पूना गए। अगर पूरे देश में ये 370 और 35 का नॉनसेंस होता, तो शायद एज अ समुदाय हम खत्म हो चुके होते। या तो हम भूख से मर चुके होते, या तो हम सड़कों पे सो रहे होते, क्योंकि इन स्टेट्स में ये प्रावधान नहीं था और इन स्टेट्स के लोगों ने हमको एक भारतीय समझकर इक्वल वेलकम किया। किसी ने नहीं कहा कि आप हमारा गाजियाबाद में आज तकरीबन 1.5 लाख कश्मीरी पंडित रहते हैं। गाजियाबाद में किसी ने नहीं कहा कि आप तो हमारा डेमोग्राफी चेंज कर रहे हैं। गाजियाबाद में किसी ने नहीं कहा कि आप हमारी नौकरियां खा रहे हैं। तो कश्मीर में रेगुलर चलता रहता है कि देखिए, अगर कश्मीरी पंडित भी वापस आए तो वो नौकरी खा रहा है उनकी। रोहिंग्या रह जाए तो वो तो बेचारे पीड़ित हैं, उनके लिए तो ये है ना चाहिए, मगर वेस्ट पाकिस्तान रिफ्यूजियों को हक नहीं देंगे। तो ये जो माइंडसेट है उम्मा का, ये बड़ा डेंजरस माइंडसेट है। और इस सरकार से उम्मीद थी कि ये वो कदम लेंगे जिससे ये कैरेक्टर धीरे धीरे चेंज हो, ये डेमोग्राफी धीरे धीरे चेंज हो। ये भारतीय डेमोग्राफी बने। मैं नहीं कह रहा हूँ कि ये मुस्लिम डेमोग्राफी कम करने का प्रयास है, एक भारतीय डेमोग्राफी बनाने का प्रयास करिए आप जम्मू कश्मीर में। वो प्रयास आपने आज किन कारणों से खत्म कर दिया है, मुझे नहीं मालूम। एनी अदर क्वेश्चन? आई होप आई हैव आंसर्ड योर क्वेश्चन, कपिल जी। Yeah, to some extent, yeah, you're right. But I don't know. I mean, I agree to you what you are saying. But I mean, is there any way that then we are supposed to boycott this, filling up all this domicile and all that? No, did we? I remember we were the petitioners to Article 370 and 35, where the petition is still in the High Court. Now we are on the implement front, but it's a law of the land. Until it's a law of the land, it is a duty of the citizen to follow it. But at the same time, as a citizen of this country, it is our equally a right to protest about something which we think is not right. So while we continue to follow it, we also continue to protest against it because we Okay. think it is not a right thing. Yeah. Thanks, Amit. और किसी का सवाल? अमित जी, मेरा एक सवाल है। हेलो। हाँ जी, हाँ जी। ये जो डिलिमिटेशंस का जो है हाँ जी। कि हाँ, जनगणना के आधार पर 2011 की जनगणना के आधार पर डिलिमिटेशन होना चाहिए, ऐसा ये प्रावधान लाए हैं। लेकिन ये वास्तव में अगर 2011 की जो डिलिमिटेशन होगी, तो जो पुरानी है, तो इस पुरानी आप बता रहे हैं कि कश्मीर सेंट्रिक सुन्नी मुसलमानों की मोनोपोली होगी। हालांकि जम्मू रीजन में काफी ऐसी चीजें हैं, इसमें भी डिस्क्रिमिनेशन है सीटों के जनसंख्या के आधार पर। कश्मीर में 40-50 हजार की एमएलए की सीट है, यहाँ पे 30 हजार की सीट है जी। 33 हजार की सीट है, और यहाँ पे 1-1.25 लाख पे एक एमएलए की सीट वो है, डिस्क्रिमिनेशन है। हाँ, तो ये डोमिसाइल के साथ साथ ये भी हटना चाहिए, या जो 2021 के जनगणना के आधार उसके ऊपर ज्यादा हम फोकस हमारा होना चाहिए? देखिए, ये मेरा जवाब शायद जो आपको अपेक्षा है वो उससे अलग है, क्योंकि जो आप सुशील जी का इस पे व्यू है और मेरा व्यू उस पर थोड़ा डिफरेंट है। और बाकी कश्मीरी नेताओं का भी व्यू डिफरेंट है। मेरा जो पर्सनल व्यू है इसको लेकर है कि हमारा बिल्कुल मानना है कि 2011 का जो सेंसस है, जो जनसंख्या का जो बेस ले रहे हैं डिलिमिटेशन को लेकर, 2011 का जो JNK का सेंसस है वो बायस्ड है, वो फज्ड है, और उसमें कश्मीर की पॉपुलेशन ज्यादा दिखाई गई है। और वो इसलिए दिखाई गई है कि एंड्यू बेनिफिट कश्मीर वैली को दिए जाए। अब आप काफी लोगों का जम्मू में मांग है कि डिलिमिटेशन एक्सरसाइज 2021 के बाद होनी चाहिए। जनसंख्या का डिलिमिटेशन अगर आप 2021 के
सेंसस के बेसिस पे करना चाहते हैं तो आप तकरीबन 2023 या 2024 की बात कर रहे हैं डिलिमिटेशन की, क्योंकि सेंसस 2021 में पूरा साल चलेगा, डेटा कंपाइलेशन होगा। आते आते उसका जो मेरा असेसमेंट है, आते आते 2022 दिसंबर तक वो आपके पास फाइनल रिपोर्ट्स आएंगी, जो फाइनल फिगर्स आएंगे। उसके बाद अगर आप डिलिमिटेशन की एक्सरसाइज करते हैं तो कम से कम 6 महीने की एक्सरसाइज है, और आप फिर बात कर रहे हैं 2024 के इलेक्शन की। 2023 से अगर आप शुरू करते हैं एक्सरसाइज, सितंबर अक्टूबर तक खत्म करते हैं, विंटर्स में इलेक्शन होंगे नहीं, तो आप तकरीबन 2024 की बात कर रहे हैं। तो 4 साल तक क्या आप जम्मू कश्मीर में एक्सरसाइज नहीं करना चाहते हैं? तो कहीं ना कहीं ये एक बड़ा सवाल है कि क्या आप इलेक्शन प्रोसेस को रिवाइव कर, अगर सरकार कहती नहीं मैं 5 साल तक डेवलपमेंट करूंगा, 5 साल तक इलेक्शन की बात नहीं करूंगा, ठीक है। तब अगर वो विचार है, अगर आप साथ साथ कहते हैं नहीं मैं इलेक्शन प्रोसेस करूंगा, मुझे और मेरा मेरा पर्सनल व्यू भी है कि इलेक्शन प्रोसेस एक डेमोक्रेसी में बड़ा ही इम्पोर्टेंट प्रोसेस है। अगर आपको रिवाइव वो करना है तो वो आपके लिए आपको कहीं ना कहीं बेस देना पड़ेगा। आप लीजिए 2011 सेंसस का बेस और डिलिमिटेशन में डाल दीजिए क्लॉज की 2022 में वी विल हैव रीलोकेटेड। कम से कम तब आपको सारी कॉन्स्टिट्यूंसीज को तो रीलुक नहीं करना पड़ेगा, कुछ लिमिटेड कॉन्स्टिट्यूंसीज को रीलुक करना पड़ेगा। बट आपको कहीं ना कहीं वो बेस लेना पड़ेगा, क्योंकि कहीं ना कहीं 2021 के बेसिस को लेकर कश्मीर आके फिर खड़ा हो जाएगा कि ये जी बायस था, भाजपा की सरकार थी, ये जम्मू की तरफ बायस था। तो ये बायस की गेम चलती रहेगी, आपने कहीं ना कहीं पे किसी को बेंचमार्क लेके आगे बढ़ना पड़ेगा। बट आपको बैलेंस लाना पड़ेगा। जो आप बिल्कुल आपने सही कहा कि जो 30,000 की कॉन्स्टिट्यूंसीज है कश्मीर में, और जम्मू में 1.25 लाख 1.5 लाख से नीचे की कोई कॉन्स्टिट्यूंसी नहीं है, वो इरेगुलरिटीज आपको खत्म करनी पड़ेंगी। अगर आप वो इरेगुलरिटीज खत्म करते हो तो मुझे नहीं लगता कि ये बाद में 2021 के सेंसस पे मॉडिफाई नहीं किया जा सकता है, रेक्टिफाई नहीं किया जा सकता। ये मेरा पर्सनल व्यू है। सुशील जी ज्वाइंट होते हैं? आ गए सुशील जी क्या? एक मिनट में सुशील जी को फोन कर लेता हूँ। देखिए, मैं इनफैक्ट जब तक सुशील जी आते हैं, मैं एक और बात बताना चाहता था कि ये डोमिसाइल को लेकर बहुत कुछ कहा जा रहा है कि देखिए हिल स्टेट है, डोमिसाइल देना है, हिमाचल में भी डोमिसाइल है, अरुणाचल में भी डोमिसाइल है, बहुत जगह डोमिसाइल है, महाराष्ट्र में डोमिसाइल है, गुजरात में डोमिसाइल है। बिल्कुल बात सही है, डोमिसाइल का लॉ काफी जगह है, तकरीबन पूरे हिंदुस्तान में है। एक पूरा हिंदुस्तान जिहाद से नहीं लड़ रहा, पूरे हिंदुस्तान में जिहाद, वो समस्या जिहाद की नहीं है जो जम्मू कश्मीर में। दूसरा, अगर आप हिमाचल के डोमिसाइल की बात करते हैं, कंपैरेटिव स्टेट की बात कर रहा हूँ मैं, बॉर्डर स्टेट्स की बात कर रहा हूँ मैं, तो हिमाचल में आप नौकरी के लिए अप्लाई कर सकते हैं। उसमें डोमिसाइल के लिए रिजर्वेशंस हैं, बट 100% रिजर्वेशंस नहीं है, बाहर वाला अप्लाई कर सकता है। आप जमीन खरीद सकते हैं, आप एग्रीकल्चरल लैंड नहीं खरीद सकते, वो एग्रीकल्चरल लैंड का इशू है। पूरा हिल स्टेट है कश्मीर, जम्मू कश्मीर की तरह वैली नहीं है, लिमिटेशन ऑफ एग्रीकल्चरल लैंड है, उसको लेकर डोमिसाइल के लॉज हैं। मगर आप नौकरी अप्लाई कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं। आप वहाँ रह सकते हैं, बिल्कुल रह सकते हैं। आप वहाँ पढ़ सकते हैं, बिल्कुल पढ़ सकते हैं। तो ये लॉ नहीं। अब आते हैं दूसरा स्टेट जो बॉर्डर करता है जम्मू कश्मीर को, है पंजाब। पंजाब का डोमिसाइल लॉ है 0। सिर्फ आपका पास एड्रेस होना चाहिए। अगर आप पंजाब में रहते हैं, एड्रेस है, आप तहसीलदार से वेरिफिकेशन कराते हैं, आप डोमिसाइल ले सकते हैं। कंडीशन डोमिसाइल की बड़ी क्लियर है, रेजिडेंट ऑफ पंजाब, उसके अलावा कोई कंडीशन नहीं। अभी हरियाणा ने डोमिसाइल लॉ लाया है, लाने वाले नोटिफिकेशन ऑलमोस्ट रेडी है। वो कहते हैं 15 साल से आप हरियाणा में रहने वाले हो, या अगर आप बॉर्न इन हरियाणा हो तो भी आप डोमिसाइल हो। तो आज जो गुड़गांव में या फरीदाबाद में बच्चा पैदा होता है, अगर अस्पताल में पैदा होता है, वो डोमिसाइल बन जाता है। मगर J&K में आपने ऐसा कोई प्रोविजन नहीं रखा हुआ है। भारतीय नागरिकता आपको मिल जाएगी अगर आप भारत में पैदा हुए हैं। अगर आप बांग्लादेशी हैं और फिर भी आपका बच्चा घुसपैठ करके यहाँ है और आपका बच्चा यहाँ पैदा होता है, तो बाय बर्थ इज अ सिटीजन ऑफ इंडिया। अगर बाय बर्थ आप जम्मू कश्मीर के नागरिक नहीं बन सकते। और अगर हिल स्टेट की इतनी फिक्र थी तो लद्दाख का डोमिसाइल कहाँ है? लद्दाख की डोमिसाइल नोटिफिकेशन क्यों नहीं आई? उस पर तो चीन का इतना बड़ा खतरा मंडरा रहा है। वो एक ट्राइबल एरिया है, वो शेड्यूल्ड ट्राइब एरिया है। आपने नोटिफिकेशन, आपकी
शेड्यूल ट्राइब की नोटिफिकेशन है, लद्दाख में इनकम टैक्स नहीं लगता क्योंकि शेड्यूल ट्राइब्स में आता है इनकम टैक्स वेवर है इंडिविजुअल्स के लिए। उसके बाद भी तो आपके पास डोमिसाइल नहीं है लद्दाख के लिए, मगर जम्मू कश्मीर के लिए हड़बड़ी मची हुई थी आपको मनाने के लिए, तो क्या कारण है तो ये सरकार ही बता सकती है ना। मैं एक मिनट, सुशील जी आ गए हैं क्या? जोगेंद्र जी, आप सुशील जी को फोन करेंगे? सुशील जी को मैं फोन करता हूँ, चलो। ये तो अमित जी लग रहा है कि दैट इज अगेन फॉर द बेनिफिट ऑफ कश्मीरी मुस्लिम्स ओनली, व्हाट आई कैन से। It looks like that only, but what is wondering is that if you are taking such a bold step by abrogating Article 370 and 35(8) was such a bold step, one of the steps which would be in the golden history of India. What has made you to go 10 steps backward? कौन से प्रेशर हैं आज आप पे? देखिए मैं आपको एक बात बताऊं, हाँ, ये मैं आपको बताना चाहता था कि पिछले साल की बात है ये, तो कुछ 4-5 मित्र मेरे एक वरिष्ठ भाजपा ऑफिस बेरर से, संघ के वरिष्ठ अधिकारी से मिले, और तो उनसे बोला गया, वार्तालाप जब चलती रही तो बीच में उनसे बोला गया कि अब कश्मीरी पंडितों का समय आ गया है कि वो जाति संहार की बात करना बंद कर दे, जेनोसाइड की बात करना बंद कर दे, न्याय मांगना बंद कर दे। उनसे पूछा गया क्यों, तो उन्होंने बोला देखिए आप तो सिर्फ 5 लाख हैं, हमें 80 लाख कश्मीरी मुसलमानों की भी चिंता करनी है, हमें ये भी चिंता करनी है कि भारतीय जनता पार्टी वहां से इलेक्शन जीते। तो ये जो कहीं ना कहीं पॉलिटिकल अपॉर्चुनिटी की बात आती है कि जो भारतीय जनता पार्टी एक स्टैम्प ढूंढ रही है कश्मीर से कि हमारा कम से कम 2 या 4 एमएलए जीत कर आए और हम कह सकें कि देखिए हमें तो कश्मीर ने भी इंडोर्स कर लिया है। ये 4 इंडोर्समेंट की मुझे लगता है ये कहीं ना कहीं ये प्ले कर रही है ये माइंडसेट। सॉरी, आप कुछ कह रहे थे? सुशील जी भी आ ही गए हैं। हाँ जी, बस यही था मुझे आई डोंट नो, इज देयर नो से फ्रॉम कश्मीरी पंडित्स इन द गवर्नमेंट? Nobody is able to convey this clearly to them that what is the actual requirement of Kashmiri Pandits? Why is it that they are not giving any heed to that? It is not only what is the actual requirement of Kashmiri Pandits, it is what is about actual requirement of India in Kashmir. And till there is a political opportunity for Bharatiya Janata Party or any other political party, I think that political opportunity in consideration then supersedes what is the actual requirement. आप अगर आप अल्ताफ बुखारी, जिसपे आपने पिछले साल ही केस किया है हवाला का, एनआईए के मनी लॉन्ड्रिंग के केस है, एनआईए के पाकिस्तान से आपके पैसे आने के केस है पिछले साल।